सभी को नमस्कार। आज हम देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के नाम से आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के ऊपर भारत सरकार के द्वारा जो देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया गया और हिंदी वर्तनी संबंधी जो नियम बनाए गए हैं उसके 2024 के संस्करण को देखेंगे। यह केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग भारत सरकार के द्वारा जारी की गई एक पुस्तिका है और इस पुस्तिका के अंदर भाषा संबंधी नियमों की जानकारी दी गई है। प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि हम पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन वर्तमान में भाषा को लेकर के, उसकी वर्तनी को लेकर के या कहीं उनकी मानकीकरण को लेकर के कौन कौन से नियम निर्धारित किए गए हैं भाषाविदों के द्वारा, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उसी कड़ी में हम आपको हिंदी भाषा की जो मानकीकरण है उसका जो 2024 का संशोधित जो संस्करण है वो आप देख सकते हैं, जिनके प्रकाशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके द्वारा जो बताए गए फैक्ट हैं वह एकदम सही हैं, सटीक हैं, और अगर हम उनको याद कर लेते हैं तो, और प्रतियोगी परीक्षा में अगर उत्तर गलत माने जाते हैं तो हम उनके प्रमाण स्वरूप इन प्रतियों को लगा सकते हैं। तो एक संदर्भ पुस्तिका है, इसमें पूरी चीज़ें तो हमारे प्रतियोगी परीक्षा में काम की नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं कहूँगा कि 70% ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किताबों या टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलेगी, वह आपको यहीं पर भी देखने को मिलेगी। इसलिए आप धैर्य के साथ हमारे इस वीडियो को, हमारे इस व्याख्यान को सुनिए। निश्चित तौर पर आपको यह व्याख्यान पूरा होने के बाद आपके अंदर आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देंगे। तो प्रकरण का नाम, इसमें जो पुस्तिका का नाम दिया गया है वह देवनागरी एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण है। प्रधान संपादक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी निदेशक हैं और संपादक इनके अनिल बी, उपनिदेशक डॉक्टर नूतन पांडे, रत्नेश कुमार मिश्र सहायक निदेशक हैं। बड़े इत्मीनान से हमारे साथ सुनिएगा। इसमें अनुक्रमणिका के अंदर दे रखा है आमुख देवनागरी 21वीं सदी तक की यात्रा, देवनागरी समृद्ध भाषिक परंपरा की प्रतिनिधि लिपि। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रकरण लगे हुए हैं वो आप देख पा रहे होंगे। योजक चिन्ह, अव्यय, अनुस्वार, विसर्ग, इनको लेकर के जो नियम निर्धारित किए गए हैं हिंदी निदेशालय के द्वारा, उनका जिक्र हम आज इनमें करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आमुख, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पुस्तिका का नवीन संशोधित संस्करण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। सन 1960 से लेकर अब तक इसके कई संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिनमें निदेशालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के हिंदी विद्वानों और भाषाविदों के साथ विचार विमर्श कर समय की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यथावश्यक संशोधन किए गए हैं। प्रत्येक संस्करण में निदेशालय का यह प्रयास रहा है कि देवनागरी लिपि और हिंदी के मानकीकरण को अधिकाधिक शुद्ध, स्पष्ट, वैज्ञानिक और परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस संस्करण को प्रकाशित करते हुए भी हमारे मन में यही भाव है। संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत 1960 में जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई, तब हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ निदेशालय को हिंदी वर्तनी के मानकीकरण का अधिदेश भी सौंपा गया। दोस्तों, ये जो लाइन आई है इसमें संविधान का अनुच्छेद 351, अभी सीईटी में पूछा गया था ये, ठीक है, के तहत, संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत सन 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की क्या हुई थी स्थापना। अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से। आगे दे रखा है हिंदी के प्रचार प्रसार, ठीक है। तो एक प्रश्न आया था कि हिंदी के प्रचार प्रसार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 351।
के साथ निदेशालय को हिंदी वर्तनी को मानकीकरण का आदेश भी सौंपा गया। यही कारण है कि देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण को लेकर अब तक निदेशालय द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं, भाषा प्रयोक्ताओं द्वारा उन्हें सहर्ष स्वीकृति दी जाती रही है। आज हिंदी न केवल भारत की संपर्क भाषा है, बल्कि वैश्विक परिदृश्य में अपनी स्वीकार्यता और तकनीकी सुदृढ़ता के कारण विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में उसकी वर्तनी और लिपि में एकरूपता लाना और मानकीकरण हेतु निर्धारित नियमों को अद्यतन करना यानी अपडेट करना अत्यंत प्रासंगिक और अपरिहार्य बन गया है। अपरिहार्य जिसको टाला न जा सके, अनअवॉइडेबल, है ना, अच्छा शब्द है। इस संस्करण को अद्यतन करते समय, अद्यतन यानी अपडेट, इस संस्करण को अद्यतन करते समय समिति ने वर्तमान संदर्भों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए हिंदी वर्तनी और मानकीकरण को सर्वसमावेशी बनाने का प्रयास किया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस संस्करण में दक्षिण के साथ साथ कई भारतीय भाषाओं और हिंदी की अधिकांश बोलियों में प्रयुक्त होने वाले ळ वर्ण को हिंदी वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में स्थान देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये जो आपको वर्ण दिखाई दे रहा है ळ वर्ण, यह हिंदी वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में स्थान इसको दे दिया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो ळ जो वर्ण है यह कैसा है, यह विशिष्ट व्यंजन है ना। इसके अलावा दीर्घ ली को हटाना, ये जो दीर्घ ली था इसको हटाना, श्रुति मूलक यह व के प्रयोग को अद्यतन करना और उर्दू से देवनागरी में लिप्यंतरण करते समय हिंदी द्वारा आत्मसात कर लिए गए शब्दों में नुक्ते के अनावश्यक प्रयोग को कम करना, परिवर्तित लिपि चिन्हों में संविधान की 8वीं अनुसूची की भावनाओं के अनुरूप विस्तार आदि कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनसे विरोधाभासों और संभ्रम की स्थिति को न्यूनतम किया जा सके। आशा है कि उदात्त एवं सकारात्मक भाव से लिए गए निर्णयों का आप सब स्वागत करेंगे। इस संस्करण को अद्यतन करने में समिति सदस्यों के साथ साथ निदेशालय परिवार के श्री अनिल बी और डॉक्टर नूतन पांडे, अद्यतन करने में श्री रत्नेश कुमार मिश्र ने अत्यधिक परिश्रम और मेहनत की है। निदेशालय परिवार का प्रमुख होने के नाते मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संशोधित संस्करण को मानक मानते हुए दैनिक प्रयोग के साथ साथ ही सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, प्रकाशन संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों, मीडिया और सूचना तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाएगा। धन्यवाद। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के जो निदेशक हैं प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी, देश गुहाणकर। आइए इसी कड़ी में आगे देखते हैं। देवनागरी 21वीं सदी तक की एक यात्रा। देवनागरी समृद्ध भाषिक परंपरा की प्रतिनिधि लिपि। दोस्तों ये जो बीच में आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कोलन चिन्ह बोलते हैं, कोलन, है ना। देवनागरी समृद्ध भाषिक परंपरा की प्रतिनिधि लिपि। विश्व की सभी भाषाओं की लिपि की तुलना में उच्चरित ध्वनियों को वैज्ञानिक विश्वसनीयता के साथ लिखे जाने की दृष्टि से देवनागरी लिपि की विशेष प्रतिष्ठा है। देवनागरी लिपि अपनी विशेषताओं के कारण ही हिंदी को एक ऐसी अनूठी वर्णमाला दे सकी जहां वर्णों के क्रम, उनके वर्गीकरण आदि का मनुष्य के ध्वनि तंत्र से विलक्षण सामंजस्य है। ऐसी व्यवस्था किसी अन्य लिपि में दुर्लभ है। देवनागरी लिपि में पर्याप्त ध्वनि चिन्ह होने के कारण किसी भी उच्चरित ध्वनि को लिपिबद्ध करना सुकर तो है ही, साथ ही शब्दों की वर्तनी को सुनकर लिखा जा सकता है। निरंतर विकसमान भाषा लिपि के लिए नई नई चुनौतियां लेकर आती रहती है और तद अनुसार लिपि में नए चिन्ह ग्रहण किए जाते हैं, हटाए जाते हैं या कभी कभी उनकी आकृतियों में सुविधानुसार परिवर्तन किए जाते हैं।
लिपि मनुष्य की बौद्धिक संपदा के संरक्षण और संवहन का प्रश्न। लिपि के संबंध में जो तथ्य हैं उनसे संकेत मिलता है कि पूरे जीव जगत में केवल मनुष्य ही लिपि का प्रयोग करता रहा है। लिपि का वर्तमान परिमार्जित स्वरूप जिस लंबी यात्रा का परिणाम है, उसका आरंभ लिपि चित्र से हुआ है। लिपि का वर्तमान परिमार्जित स्वरूप जितनी लंबी यात्रा का परिणाम है, उसका आरंभ चित्रलिपि से हुआ है। तो चित्रलिपि व्यक्ति के जो भाव हैं उनको लिखने का जो प्रथम जो माध्यम था, जरिया था, वह चित्रलिपि के माध्यम से था। तो पहले चित्रलिपि आई, फिर भावलिपि। चित्रलिपि को पिक्टोग्राफ, भावलिपि को आइडियोग्राफ और संकेत लिपि को लोगोग्राफ और ध्वन्यात्मक लिपि को फोनोग्राफिक और अक्षरिक लिपि को अल्फाबेटिक लिपियों के विकास क्रम के अलग अलग पड़ाव हैं। प्रागैतिहासिक काल के शिलालेखों, भित्तिचित्रों को देखकर यह अनुमान करना सहज है कि मनुष्य में अपने भीतर संचित सूचनाओं और ज्ञान को लिखकर सुरक्षित रखने की एक उत्कंठा रही है। किसी सतह पर अपने विचार लिखने या दर्ज करने के प्राचीनतम प्रमाण इंडोनेशिया के जावा द्वीप से प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक सीपी पर अंकित आड़ी तिरछी रेखाएं एक ज्यामितीय अनुशासन में दिखाई देती है और सुचिंतित रूप से प्रयोजन पूर्वक उकेरी गई है। पुरातत्ववेताओं का विचार है कि यह 4,30,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस द्वारा बनाई हुई हो सकती है। विश्व में पाषाण अभिलेख के जिसमें प्रतीक चिन्हों को सिलसिलेवार ढंग से उकेरे जाने का प्रयास है। प्राचीनतम उदाहरण उत्तरी स्पेन के अल्तामिरा स्थान पर मिले गुफा के चित्र हैं, जिन्हें 36,000 से 15,000 वर्ष पुराना बताया गया है। ये चित्र आधुनिक मानव या होमो सैपियंस द्वारा बनाए होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमपेटका के शिलाश्रयों में पुरा पाषाण काल के शैल चित्र प्राचीन लिपि चित्र के उदाहरण हैं। तो इसी कड़ी में देखिए दोस्तों, आगे दिया हुआ है ब्राह्मी लिपि और उससे प्रसूत देवनागरी। सर्वाधिक स्वीकार्य ऐतिहासिक स्थापना के अनुसार आधुनिक लिपि की शुरुआत मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म किलाकार लिपि से मानी जाती है। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य ये संकेत करते हैं कि इसका पहले प्रयोग व्यापारिक लेन देन के हिसाब से किया जाता था। तो परीक्षा उपयोगी हम फैक्ट हैं उनको देखते हैं। भारत सरकार द्वारा यह जो है प्रतिलिपि 2024 में परिवर्धित प्रतिलिपि प्रकाशित की गई है। उनमें से हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं वहीं कंपटीशन के हिसाब से हम देखते हैं। यहाँ से निश्चित तौर पर एक या दो तीन क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा, और ये वो क्वेश्चन है जो आप ही सही करेंगे, यानी जो इस ऑफिशियल चीज़ों को पढ़ेगा वही इसको सही कर पाएगा। तो आपको चाहिए कि आप इनसे भी अपडेट होते रहें। बहुत से आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए इसी कड़ी में देवनागरी लिपि की जिस अच्छी लाइन आई है, जो लाइनें अच्छी हैं परीक्षा उपयोगी हैं, मैं आपको उसकी तरफ रुझान आपका करता चलूँगा। देवनागरी लिपि की जिस विकास यात्रा की कहानी ऊपर कही गई है, उसमें कई वर्णों के वैकल्पिक रीति में लिखे जाने, संयुक्त अक्षर बनाने की अलग अलग शैली, अनुस्वार, चंद्रबिंदु आदि के प्रयोग को लेकर बहुत उहापोह की स्थिति रही है। नीचे की सारणी में वर्णों को लिखने की भिन्न भिन्न शैलियों को देखें। देखिए ये पुराने रूप थे और ये उनके अभी नवीनतम या प्रचलित रूप हैं। पहले ऐसे लिखा जाता था, वर्तमान में ऐसे लिखा जा रहा है। पहले ख को देखिए र और व की तरह लिखते थे। आप पुरानी किताबों में देखना, आपको मिल जाएगा ये शब्द, ये वर्ण, और वर्तमान में हमने इस तरह से इसको मना लिया। फिर ये आपको जो आपने जय देखा होगा ऐसा लिखा हुआ, और हम लिखते कैसे हैं, ऐसे। फिर इसको र्ण बोलते थे, जबकि प्रचलित रूप क्या है, ये रहा है। तो इनको देखना। इसके अतिरिक्त देवनागरी वर्णों से बनाए जाने वाले संयुक्ताक्षरों में भी एकाधिक विधियां प्रचलित रही हैं। आगे के अध्याय में इस विषय का साधारण विवेचन किया गया है। वस्तुतः लिपि का विकास एक धीमी प्रक्रिया है, अतः पुरानी परिपाटी और नई परिपाटी के संधि काल में दुविधा की
ऐसी स्थितियां स्वाभाविक रूप से बन सकती है। आज के समय की मुश्किल यह है कि तकनीक पर हमारी निर्भरता ने भाषा लिपि संबंधी अपेक्षाओं को बहुत बड़ा कर दिया है और विश्व स्तरीय भाषा के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को तैयार हिंदी के लिए उसकी लिपि को मानक बनाना अपरिहार्य बन गए हैं। कंप्यूटर और देवनागरी का तालमेल। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है और ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, हिंदी है, संस्कृत है, कोंकणी है, डोगरी है, नेपाली है, बोडो है, मराठी है, संथाली है, गुजराती है, कश्मीरी है, सिंधी है, असमिया है, ओडिया है, उर्दू है, कन्नड़ है, तेलुगु है, पंजाबी है, बांग्ला है, मणिपुरी है और मलयालम है। दोस्तों, यहाँ से जो है क्वेश्चन हमारे बनने स्टार्ट होते हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ।